नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग, पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर, नैनीताल से। आज मैं नया वीडियो लेके आई हूँ प्रभु सत्ता के रूप का। इससे पूर्व के वीडियो में प्रभु सत्ता का अर्थ है और उसकी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया था। आज हम देखते हैं कि प्रभु सत्ता के रूप कौन से हैं, काइंड्स ऑफ सॉवरेनिटी। प्रभु सत्ता से तात्पर्य हमने पहले के वीडियो में बताया था कि किसी भी देश या राज्य की ऐसी शक्ति जिसके तहत वह अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णयों को स्वतंत्रतापूर्वक लेता है, और यह प्रभु सत्ता शक्ति अदेय है, अविभाज्य है, स्थायित्व लिए हुए है, और इसके साथ साथ यह शक्ति क्या है, सर्वोच्च है, इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसके रूप कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं कि प्रभु सत्ता शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। उससे यह एक भ्रम का स्रोत बन जाता है कि इसके वास्तव में अर्थ क्या है या इसके स्वरूप कैसे है। इसके स्वरूप को देखते हुए कई बार अलग अलग इसका अर्थ निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके प्रकार में नाम मात्र की प्रभु सत्ता व वास्तविक प्रभु सत्ता। कुछ राज्यों में प्रभु सत्ता के दो रूप देखे जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे संसदीय शासन प्रणाली, जैसे कि भारत में है। नामधारी प्रभु वह है जिसको सत्ता नाम मात्र की होती है। वास्तविक प्रभु सत्ताधारी वह है जो वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, इंग्लैंड का राजा राज करता है परंतु शासन नहीं करता है। यह नाम मात्र के शासक का सर्वोत्तम उदाहरण है। सारा प्रशासन उसके नाम में होता है परंतु शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री करता है, जैसे कि भारत में भी है। संसदीय शासन प्रणाली वहीं से ली गई है। उसके मंत्रियों में निहित होती सारी शक्तियाँ जो सामूहिक रूप में संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। इसीलिए यह लोकप्रिय कहावत है कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। निरंकुश राजतंत्र के दिन भी बीत गए जब राजा अपने राज्य का वास्तविक शासक अथवा प्रभु होता था। भारत का राष्ट्रपति भी इसी श्रेणी में आता है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका तथा फ्रांस के राष्ट्रपति वास्तविक में प्रभु हैं, वो संप्रभु हैं सारे। वहाँ पे ये स्थिति नहीं है कि नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका की स्थिति फ्रांस और अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है। यह इस तथ्य के कारण है कि वे अपने विवेक के अनुसार राज्य की शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा जानबूझकर या भूल से किए गए किसी कृत्य से हुई गलती के लिए वे उत्तरदायी स्वयं होते हैं। वह सही अर्थ में शासन करते हैं। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे आप लोग कि नाम मात्र का मतलब क्या है और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब क्या है या वास्तविक प्रभु सत्ता का मतलब क्या है। तो आप भारत में देखेंगे तो राष्ट्रपति भारत में नाम मात्र का प्रभु सत्ताधारी है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रभु सत्ताधारी है। दूसरा हम देखते हैं वैधानिक प्रभु सत्ता व राजनीतिक प्रभु सत्ता। वैधानिक प्रभु सत्ता संपन्न शासक वह है जिसके पास कानून के निर्माण तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति हो। ऐसे संप्रभु द्वारा निर्मित कानून सभी संबद्ध लोगों तथा वर्गों पर अनिवार्यता लागू होते हैं और वही कानून को परिवर्तित या निरस्त कर सकते हैं। ब्रिटेन की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है जो अपने विवेक के अनुसार कानून बना सकती है। वैधानिक शब्दावली में वह सर्वशक्तिमान है क्योंकि वह किसी अवयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है। ठीक है, यह राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी ताड़ित कर सकती है। यह अवैध बच्चे को वैध बना सकती है और यदि वह उचित समझे कि किसी व्यक्ति को अपने मामले का स्वयं निर्णायक बना सकती है। परंतु राजनीतिक प्रभु सत्ता निर्वाचक मंडल की शक्ति की द्योतक है। मत देने वाले सांसद को बना सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। संसद के सदस्य कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मतदाताओं को स्वीकार्य न हो, और यदि ऐसा हो तो मतदाता विद्रोह करके संसद को बदल भी सकते हैं। इसी कारण यह कहा जाता है कि वैधानिक प्रभु सत्ता के पीछे राजनीतिक प्रभु सत्ता वास करती है। ठीक है, वैधानिक प्रभु सत्ता को बनाए रखना है तो राजनीतिक प्रभु सत्ता को भी साथ लेकर चलना होगा। गिलक्रास्टी के मतानुसार राजनीतिक प्रभु सत्ता किसी राज्य में उन प्रभावों का समग्र योग है जो कानूनों के पीछे होते हैं। तथापि यहाँ यह मानना होगा कि वैधानिक प्रभु सत्ता का विचार एक प्रामाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, किंतु राजनीतिक प्रभु सत्ता संबंधी विचार एक कल्पना है और इस कारण यह भ्रम व विवाद विषय बन चुका है। अन्य शब्दों में कहा जाए कि विधायकों की इच्छा कानून के रूप में उनके संकल्पों के माध्यम से प्रकट हो सकती है, परंतु निर्वाचकों की इच्छा को इस तरह नहीं जाना जा सकता। तीसरा हम देखते हैं विधानतः प्रभु सत्ता या तथ्यतः प्रभु सत्ता। कभी कभी विधानतः प्रभु सत्ता और तथ्यतः प्रभु सत्ता में भेद किया जाता है। विधानतः राज्य प्रभु वह है जो अपने राज्य के सुस्थापित कानूनों एवं परंपराओं के अनुसार अपने पद पर आसीन है और इसीलिए उसके पास आदेश देने तथा संबद्ध लोगों से उनके आज्ञापालन की प्राप्ति करने का वैध अधिकार है।
इसका यह अभिप्राय है कि उसका पद पर आसीन रहना तथा सभी शक्तियों का उपयोग करना देश के कानून व्यवस्था के अनुकूल है। परंतु तथ्यतः राजप्रभु वह है जो राज्य के सर्वोच्च पद पर गैर कानूनी अथवा असंवैधानिक ढंग से आसीन होता है और उसके उपरांत अपनी इच्छा को लागू करने के लिए बल का प्रयोग करता है। किसी देश में युद्ध या विद्रोह के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे ब्राइस ने कहा कि व्यक्ति अपना अथवा व्यक्तियों का निकाय जो अपनी या उन सबकी इच्छा को कानूनी तथा कानून विरोधी ढंग से सर्वोपरि बना सकता है, वही व्यक्ति अथवा निकाय तथ्यतः राज्य प्रभु है जिसके प्रति वास्तविक आज्ञाकारिता होती है। चौथा और अंतिम प्रकार की प्रभुसत्ता की अब हम बात करते हैं, जो है लोक प्रभुसत्ता। इसका अर्थ जनता की प्रभुसत्ता से है। स्पष्टतः हम शब्द भी देख रहे हैं, इसका टर्म देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि लोगों की बात की जा रही है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला यह माना जाता है। प्राचीन काल में रोमन लोगों का यह विचार था कि राज्य की सत्ता का स्रोत लोगों की सामूहिक शक्ति है। मध्य युग के उत्तरार्ध में ओक्कम के विलियम तथा पैडुआ के मार्सिगलियो जैसे कंसिलियर आंदोलन के अग्रदूतों ने इस पर बल दे दिया। तथापि इसका सर्वश्रेष्ठ प्रवर्तक फ्रांस का रूसो है, जिसे यह मत प्रस्तुत करके कि सामाजिक समझौते को आदर्श रूप प्रदान किया कि राज्य की सत्ता लोगों को की सामान्य इच्छा पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्र निर्माताओं में थॉमस जेफरसन ने जनता की सर्वोच्च शक्ति के विचार पर बल दिया। तब से यह विचार प्रजातांत्रिक सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बन गया, किंतु वास्तविक प्रयोग में यह राजनीतिक प्रभुसत्ता का रूप ग्रहण कर लेता है। गार्नर ने एक बात कही है इसके संबंध में कि असंगठित जनमत कितना भी शक्तिशाली हो, प्रभुसत्ता नहीं होता है जब तक कि उसे कानूनी रूप में न रखा जाए। जैसा विधायी निकाय के सदस्यों के अनौपचारिक अथवा गैर सरकारी प्रस्ताव कानून में आवृत होते हैं। ऐसे देश में जहां प्रायः सार्वजनिक मताधिकार की प्रणाली विद्यमान है, जनता की प्रभुसत्ता का अर्थ निर्वाचकों के बहुमत की शक्ति के सिवा और कुछ नहीं है, जो वैधानिक ढंग से स्थापित रूप में कार्य करते हुए इनकी इच्छा की अभिव्यक्ति करती है तथा उससे सर्वोपरि रखती है। इस प्रकार हम देखते हैं तो कि जो चारों प्रकार हैं प्रभुसत्ता से संबंधित, ये निर्णय लेने की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं और किस प्रकार से जैसे पहले प्रकार की प्रभुसत्ता में हमने देखा कि इसमें जो निर्णय लेने की शक्ति है उसमें नाम मात्र और वास्तविक प्रभुसत्ता सारी है। नाम मात्र के में राष्ट्रपति या इंग्लैंड में राजा को माना जाता है और वास्तविक प्रभुसत्ताधारी के रूप में प्रधानमंत्री को देखा जाता है। दूसरे में हमने वैधानिक प्रभुसत्ता और राजनीतिक प्रभुसत्ता की बात की। तीसरा विधानतः प्रभुसत्ता तथा तथ्यतः प्रभुसत्ता की बात हमने की और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है लोक प्रभुसत्ता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुसत्ता के चार प्रकार हैं, जो कि किसी भी राष्ट्र या देश की निर्णय लेने की शक्ति को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।